ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहे होंगे। नव वर्ष की सबसे पहले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, देखिए आप लोग ऐसा सोचते होंगे सर जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बहुत रैंडमली अपलोड कर रहे हैं, कभी किसी सब्जेक्ट का कभी किसी सब्जेक्ट का। देखिए मेरा उद्देश्य है, मेरा एम है कि मैं लगभग सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज आपके तक पहुंचाऊं, ठीक है। इसीलिए जितने सब्जेक्ट हैं हम सारे सब्जेक्ट को नॉलेज आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको हम देना चाहते हैं। तो क्या है कि पहली बात यह है कि हमारे लिए रेगुलर समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, फिर अपलोडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे सारे प्रॉब्लम को। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये लगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। अब चूँकि एग्ज़ाम का समय है तो मैं मेन चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। आइए समझ लीजिएगा कि आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कब वीडियो अपलोड होगा, कब आपको जानकारी, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको जानकारी मिलेगी। चाहे वो इलेक्ट्रिकल का किसी ईयर का ब्रांच हो, हमारे जानकारी को, हमारे वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर उसको आगे चलकर कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है तो हमारे वीडियोज़, हमारे लेक्चर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा लगेगा उनको इन चीज़ों को सीखने में और समझने में, ठीक है ना। इसलिए आप ज़रूर हमारे वीडियो सेशन को आप ज्वाइन करिए, चाहे वो किसी ईयर का बच्चा हो, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। आप पूरे वीडियो का आनंद लीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट मिलेंगे। जो बच्चे कंपटीशन के हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अभी बोर्ड एग्ज़ाम देना है, चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को लाए हैं। हम इस वीडियो में केवल बेसिक कवर करेंगे। हम बेसिक में बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। आप बेसिक देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका ईएमएफ इक्वेशन बताएंगे, उसका बहुत अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे। आपको इसी वीडियो में लग जाएगा कि हमारा आगे वाला वीडियो कितना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको प्रूफ करवाने वाला है, ठीक है ना। तो आप देखिए ट्रांसफार्मर हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से शुरुआत करूँगा कि ट्रांसफार्मर हम क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर पढ़ने से पीछे रीज़न क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि ट्रांसफार्मर सदैव सेम फ्रीक्वेंसी पर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो एक बार में एक ही काम करता है, या तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। अगर ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यदि ट्रांसफार्मर सेम फ्रीक्वेंसी पर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आप कहेंगे सर ये तो सब कोई जानता है, सब बताने की क्या ज़रूरत है। अभी आप देखिए कि हम कितनी सारी बातें आपको इसी बेसिक में कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो सेम फ्रीक्वेंसी पर ये वोल्टेज के लेवल को क्या करता है, चेंज करता है। या आप कह सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी पर पावर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। तो अब सेम फ्रीक्वेंसी हम क्यों कह रहे हैं, मान लीजिए कि आप इनपुट में अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई दिए हैं तो आउटपुट में भी आपको 50 हर्ट्ज की ही सप्लाई मिलेगी, ठीक है ना। जो फ्रीक्वेंसी इनपुट में आपने दिया है वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट पे भी मिलेगी। इसलिए कहा जाता है ट्रांसफार्मर सेम फ्रीक्वेंसी पर पावर को ट्रांसफ़र करता है या वोल्टेज के लेवल को चेंज करता है, ठीक है। इतना। अब इसकी आवश्यकता क्या है, आवश्यकता हर जगह है। मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन मैक्सिमम 11,000 वोल्टेज जनरेट कर पाते हैं, लेकिन आपको ट्रांसमिट करना है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। 11,000 वोल्ट ट्रांसमिट करेंगे तो रास्ते में ही ड्रॉप हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है उसको हमें स्टेप अप करना पड़ेगा। उसको हम कई लाख वोल्टेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तब जाके ट्रांसमिट करते हैं, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब प्रोसेस होता है। तो वहाँ हमें वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ अगर मान लीजिए कि आपको मोबाइल चार्ज करना है, सप्लाई है 220 वोल्ट की, तो उसको लगभग 10 वोल्ट या 12 वोल्ट में हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी हमारी मोबाइल चार्ज हो पाएगी। क्योंकि हम एसी से चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि एसी के पॉजिटिव साइकिल में जितना चार्ज होगा निगेटिव साइकिल में पुनः स्वाहा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा डीसी से ही चार्ज करते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज है, यूनिडायरेक्शनल है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। विजिबिलिटी आपको अच्छी तरीके से आ रही है कि नहीं, इसको आप बताइएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेन पॉइंट ट्रांसफार्मर का। सबसे मेन पॉइंट अब हम स्टडी करेंगे कि
ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर क्या है या तो आपने समझ लिया। आवश्यकता के अनुसार हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के लिए या वोल्टेज के लेवल को घटाने के लिए। बस एक बार में हम ट्रांसफार्मर से केवल एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, अगर इसको आप नहीं पढ़े हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा, बिना इसके जाने आप नहीं समझ पाएंगे। इस सब बेसिक पर हमारा वीडियो आएगा, सीरीज आएगा, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, सब आपको मिलेगा। पूरा एकदम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, जब ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड में हम एसी सप्लाई देते हैं तो होता क्या है, इस बात को देखिए कि जब इसके प्राइमरी साइड में हम एसी सप्लाई देते हैं, प्राइमरी साइड क्या होता है, ये आपका है क्या, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जो आप देख रहे हैं। इसका प्राइमरी साइड क्या होता है, जिधर हम सप्लाई देते हैं। सेकेंडरी साइड क्या होता है, जिधर लोड कनेक्ट होता है। लोड क्या होता है, लोड ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है। जैसे आपका फिलामेंट लैंप हो गया, मोटर हो गया, आपका जो भी लोड जो भी आप यूज करते हैं, आपके घर में जितने अप्लायंस लगे हैं सब क्या है, लोड ही हैं। तो लोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड क्या है, जिधर लोड कनेक्ट है। प्राइमरी साइड क्या है, जिधर सप्लाई कनेक्ट है। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, कैसे, कौन सा मटेरियल है ये है आपका सिलिकॉन इस्पात का बना हुआ। अब सोचेंगे सर हम कहीं कहीं पढ़ते हैं कि सिलिकॉन स्टील लिखा होता है, कहीं पढ़ते हैं तो सॉफ्ट आयरन लिखा होता है, कहीं पढ़ते हैं तो CRGO लिखा होता है। तो आखिर वास्तव में बना किस मटेरियल से है, बना एक ही मटेरियल से है और इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। CRGO का मतलब होता है, अगर कॉपी पेन रखे हो तो नोट जरूर करिएगा, प्लीज़ नोट डाउन इट। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, इसका पूरा नाम है, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हम किताबों में हर जगह लगभग यही पाते हैं सिलिकॉन स्टील, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, CRGO सिलिकॉन स्टील। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। देखिए होता क्या है, इसको थोड़ा सा बताते हैं, बाकी हम EEE में अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी आई नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, आपके घर के वायर में करंट नहीं फ्लो होता है। क्यों नहीं फ्लो होता है, क्योंकि करंट तो फ्लो होता है लेकिन जिग जैग मोशन में फ्लो होता है, जिसके कारण पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट मोशन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आती है उनको एक डायरेक्शन मिल जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। सेम उसी प्रकार देखिए, हमेशा चार्ज जब मूव करता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रॉन स्टैटिक होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज को मूव करना ज़रूरी है, तभी आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो जो भी मटेरियल है उस मटेरियल में क्या है, आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे एटम क्या हैं, आपके मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एक मैग्नेट की भांति, एक छोटे मैग्नेट की भांति, एक टीनी मैग्नेट के भांति जितने भी एटम हैं सब वर्क करते हैं। तो लेकिन अब उनको एक डायरेक्शन में अगर वो मोशन करें तो क्या बन जाएंगे, एक पर्टिकुलर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सारे क्रिस्टलों को, इनके क्रिस्टलों को क्या किया जाता है, एक डायरेक्शन में रोल कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसलिए कि इनको जब मैग्नेटाइज करें तो बहुत इजीली ये क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। इनके क्रिस्टल को, इनके रोमों को, इनके ग्रेन को हम क्या किया जाता है, ओरिएंट किया जाता है। किसके द्वारा, कोल्ड रोल्ड के द्वारा। ठीक है, एक ठंडा रोल्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन स्टील के रोमों को, ग्रेन्स को एक दिशा में क्या करते हैं, विन्यासित करते हैं, एक दिशा में ओरिएंटेड करते हैं, ताकि इनको आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सके और इसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो, कम से कम हो। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि जितने एटम होते हैं वो क्या होते हैं, टीनी मैग्नेट होते हैं, इधर उधर जिगजैग होते हैं, उनको एक डायरेक्शन में किया जाता है जिससे वो आसानी से क्या होते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, और उनमें हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए इस मटेरियल को उठाया गया।
आपको समझ में आ गया होगा। सिलिकॉन स्टील लिखा जाता है लेकिन उसका पूरा नाम CRGO है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील है। अब आपको कहा जाता है सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, तो इससे आप बिल्कुल ना घबराइए। मैग्नेटिक मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में आपका टंगस्टन स्टील, क्रोम स्टील ये सब आते हैं, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आपके अंदर ये CRGO सिलिकॉन स्टील आता है। डिवाइड किया गया है, बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है इसका, हम आगे सारी चीज़ों को बताएंगे। तो आप चाहे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहिए, चाहे सिलिकॉन स्टील कहिए, चाहे CRGO सिलिकॉन स्टील कहिए, सारी बातें ये कहिए, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का जो ये कोर होता है ये किससे बना होता है, आपको क्लियर हो गया होगा, सिलिकॉन स्टील, CRGO सिलिकॉन स्टील। अब आप कहेंगे सर कि सिलिकॉन स्टील का ही क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसको मैं बताऊंगा। अब स्टील में सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, इसके भी पीछे रीजन है, क्यों मिलाया जाता है स्टील में। भाई सिलिकॉन मिलाने का हम डायरेक्ट स्टील का या हम आयरन के टुकड़े का ही यूज कर लें, ठीक है ना। तो हम इसलिए इसको मिलाते हैं ताकि हिस्टेरिसिस लॉस इसमें क्या हो, कम से कम हो। हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम इस मटेरियल का चयन करते हैं। फिर ईडी करंट लॉस को कैसे कम करते हैं, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पतले पतले पत्तियों में काट करके उन सारी पत्तियों को विद्युत बर्निश से लैमिनेट करके फिर उनको एक साथ पंचिंग कर देते हैं। जैसे आपके कॉपी के पेज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, लेकिन जब आप उनको एक साथ लगा करके स्टेपल कर देते हैं तो एक साथ होते हैं। उसी तरह से ये सारे जो कोर हैं ये छोटे 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 पत्तियों के रूप में होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, पत्तियों के रूप में किए जाते हैं, जिसको स्टैंपिंग करते हैं। प्रत्येक पत्ती को क्या करते हैं, स्टैंपिंग करते हैं। फिर उन पत्तियों को लैमिनेट करके फिर उनको क्या कर दिया जाता है, पंच कर दिया जाता है, तब एक परफेक्ट कोर बन जाते हैं वो, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर तो ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम डायरेक्ट यूज नहीं कर लेते हैं, तो उसके भी रीज़न है। उसे ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। हिस्टेरिसिस लॉस कैसे कम होता है, इस मटेरियल का चयन करने से। ईडी करंट लॉस कैसे कम होता है, इनको पतले पतले पत्तियों में काट कर फिर स्टैंपिंग करने से। इसको अगर साक्षात दर्शन करना है तो आप अपने घर में जाइए, स्टेबलाइजर खोलिए, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा, उसको देखिए कैसे पतले पतले पत्तियों में कट के बने होते हैं। अब प्रत्येक पत्ती को हम क्या कहते हैं, स्टैंपिंग कहते हैं। अगर हमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर उस स्टैंपिंग की सहायता से अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। अगर हमको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाना है स्टैंपिंग से तो हम कैसे बनाते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी इसकी वीडियो, मतलब इसका इमेज आपको दिखेगा, ठीक है। तो स्टैंपिंग यूज करते हैं। मान लीजिए कि अगर हम एल टाइप स्टैंपिंग हमने बनाया, एल टाइप हमने स्टैंपिंग बनाया, ऐसे एक एल ऐसे हो गया और एक एल आपका उल्टा हो गया, तो बन गया ना कोर। तो एल और एल स्टैंपिंग से कोर बन गया, ठीक है। हम चाहें तो यू को बनाएं और आई का बनाएं, तब भी एक कोर बन गया आपका। तो यू आई स्टैंपिंग या एल एल स्टैंपिंग का यूज करके हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसका हम बनाते हैं, पत्ती कैसे हम लाते हैं और ये चीज़ें, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको हम दे दें कि जो मैंने कहा कि हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और कैसे कम हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम बता दें। सिलिकॉन क्यों यूज करते हैं इसको बता दें, फिर ईडी करंट को थोड़ा सा बताएं कि लॉस क्या होता है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। फिर सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग क्या होता है, एमएमएफ क्या होता है, इसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो, आपको लाभ मिलेगा इस बात की गारंटी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो इसका यूज करने से बढ़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। देखिए ये आपका होता क्या है, हम क्या बताने जा रहे हैं, हिस्टेरिसिस लॉस का एक संक्षिप्त पॉइंट आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया, ठीक है। तो बी एच कर्व आपने पढ़ा ही होगा, एच प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। जैसे मान लीजिए कि हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है ना,
कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम बना रहे हैं सप्लाई दे करके, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू I। आज जितना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी बढ़ेगी उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू B प्रोपोर्शनल टू I। यानी कि देखिए अगर हम यहाँ से I की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी कि H की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे B की भी वैल्यू क्या हो रही है, ऐसे देखिए बढ़ते जा रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पे H की वैल्यू बढ़ा रहे हैं B की भी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा हो रहा है कि हम H की वैल्यू कितनों बढ़ा दें लेकिन B की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। यह तो आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। अब क्या है, चूंकि AC सप्लाई है ना बेटा, तो ये बढ़ेगी, अब फिर क्या होगी, अब करंट घटना शुरू होगी। जब करंट घटेगी, यहाँ से करंट देखिए ये B का मान भी घटेगा, ठीक है, बहुत अच्छी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखिए H का मान 0 हो गया, देखिए H का मान 0 हो गया ना, लेकिन B का मान एक निश्चित मान B का क्या हो रहा है, यहाँ पे बना हुआ है B प्लस। यहाँ H 0 हो गया इस पॉइंट पर, लेकिन B का मान बना हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं अपना। इस प्रकार B के मान का H के मान से पीछे हो जाना क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस कहलाता है। और इसके कारण जो पावर लॉस होता है उसी को हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर लॉस कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे H 0 हो गया था लेकिन यहाँ पे B 0 नहीं हुआ था। अब B 0 होने के लिए हमें निगेटिव सप्लाई में कुछ करंट यहाँ से यहाँ तक हमको उसको लॉस करने में इतनी पावर हमको देनी पड़ेगी निगेटिव में। देखिए इसको हमें 0 करना है, मतलब इसको हमको यहाँ पे लाना है, तो इतना निगेटिव पावर, एक्स्ट्रा पावर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉस करना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी H 0 हो गया लेकिन B 0 नहीं है। अब इस B को 0 करने के लिए इतना निगेटिव पावर हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ताकि ये B 0 हो जाए। तो निगेटिव पावर हमको देना पड़ रहा है B को 0 करने के लिए, यानी कि इतनी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जो एनर्जी एक्स्ट्रा हमारी जा रही है वो लास्ट में ही तो जा रही है, निगेटिव साइकिल में इतनी एनर्जी जो जा रही है हमारी वो लॉस में ही तो जा रही है। उसी लॉस को क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस किसे कहते हैं, B के मान का H के मान से पीछे हो जाना। देखिए H 0 लेकिन B 0 नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये लूप जितना ही पतला बनेगा जिस मटेरियल का, उतना ही उसके अंदर हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा, कम से कम होगा। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या देखेंगे, बहुत लंबा बनता है, बहुत ज़्यादा उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सॉफ्ट का क्या होता है, एरिया बहुत पतला होता है, जिसमें सिलिकॉन स्टील का तो और पतला होता है। इसीलिए इसी का हम यहाँ यूज करते हैं ताकि ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो सके, कम से कम हो सके। हमारी बात आपको समझ में आ गई, केवल शॉर्ट में मैंने बताया हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। आपका B के मान के H का मान के पीछे हो जाना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। इस हिस्टेरिसिस के कारण जो पावर लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होता है, ईडी करंट लॉस क्या होता है उसको थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। यहाँ आपने AC सप्लाई दिया, ठीक है, जब आप यहाँ पे AC सप्लाई आप देंगे तो करंट तो भाई तो फ्लो होगी ही। जब करंट फ्लो होगी, चूँकि जो जैसा करंट होगा तो वैसा ही आपका क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। तो अगर ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है तो फ्लक्स भी क्या होगा बेटा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा। ये तो क्लियर है आपको। जब करंट अल्टरनेटिंग है, लगातार चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स भी, इससे जनरेट होने वाला फ्लक्स भी लगातार चेंज होगा। तो करंट आप जो दे रहे हैं इस कोर में क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होगी, इस पूरे कोर में जनरेट होगी। मतलब पूरे कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होगा, इस्टेब्लिश होगा बेटा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस पूरे कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स पूरे कोर में जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो भी क्या है, अल्टरनेटिंग है। तो अल्टरनेटिंग करंट से क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा। तो अब देखिए जब फ्लक्स लगातार इस कॉइल से चेंज होगा तो इस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। और यही फ्लक्स इस कोर से होते हुए सेकेंडरी में लिंक करेगा, यानी कि सेकेंडरी से जब लगातार चेंज होगा तो सेकेंडरी में EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही है कि जब फ्लक्स कॉइल से चेंज होते हैं तो कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। यही फ्लक्स जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से जाके लिंक करेंगे तो सेकेंडरी में भी EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इस कॉइल से फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं और इसी कॉइल से लिंक हो रहे हैं, इसी कॉइल से चेंज हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। आइए
फ्लक्स जो है कोर से होते हुए यहाँ से तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन कोर से होते हुए इस कॉइल से भी चेंज हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, इसको कहते हैं स्वप्रेरण। इस प्रकार ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई होती तो क्या होता, करंट चेंज नहीं होती, करंट चेंज नहीं होती तो फ्लक्स भी नहीं चेंज होता, फ्लक्स नहीं चेंज होता तो बैक ईएमएफ या ईएमएफ नहीं आता। ये ईएमएफ जब नहीं आता तो सप्लाई का अपोज नहीं हो पाता, क्योंकि ईएमएफ सदैव उसी का काज का अपोज करता है जिससे जनरेट हुआ है। तो एसी में जैसे ईएमएफ जनरेट होने की वजह से ये क्या करेगा, सप्लाई का अपोज करेगा, जिससे करंट लगातार चेंज नहीं हो पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। करंट नहीं बढ़ पाएगी तो बाइंडिंग नहीं चलेगा। लेकिन डीसी में क्या होगा, ये ईएमएफ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डीसी में करंट चेंज नहीं होता, फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, ईएमएफ आएगा ही नहीं। करंट का मान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बाइंडिंग जल के स्वाहा हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझ, इसलिए हम डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर को नहीं देते। डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर के लिए एक बहुत ही दोषयुक्त साबित होती है। ठीक है, तो हम एसी सप्लाई ही देते हैं इसको, क्योंकि एसी सप्लाई से ही ईएमएफ इसमें आती है। ठीक है, ये तो बातें आपको समझ में आ गई। अब हम सब सप्लाई देते हैं तो ईएमएफ फ्लक्स के बनने का कारण क्या है, तो बच्चे इसको ध्यान दीजिएगा। फ्लक्स के बनने का कारण होता है आपका N इंटू आई, ये होता है फ्लक्स के बनने का कारण। जहाँ नंबर ऑफ टर्न है, देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न कहते हैं। और जब इसमें करंट फ्लो होती है तो N इंटू आई बनती है। N इंटू आई को ही हम MMF कहते हैं, मैग्नोमोटिव फोर्स। यही मैग्नोमोटिव फ्लक्स को स्थापित करता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स कभी प्रवाहित नहीं होता, फ्लक्स हमेशा स्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, जो काम ईएमएफ का इलेक्ट्रिक सर्किट में था वो काम एमएमएफ का इस मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ध्यान दीजिएगा, एमएमएफ फ्लक्स को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। एमएमएफ क्या करता है, यही फ्लक्स को जनरेट करता है। अगर एन है, आई नहीं है, आई है, एन नहीं है, तो फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि एमएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। फिर देखिए ट्रांसफार्मर का किया क्या जाता है। देखिए जो ये पत्तियां हम यूज करते हैं ना बेटा, ये 0.5 mm की साइज होता है उनका, इस बात का ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से लिंक तो होती हैं, लेकिन कैसा लिंक होता है इनके बीच, मैग्नेटिकली आर इंडक्टिवली। चाहे आप इसको कहिए चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चाहे इसको कहिए इंडक्टिवली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों बातें कही हुई, क्योंकि इनके डायरेक्ट कनेक्शन इनका नहीं है। अगर ये तार कट के इस तार से जुड़ जाए तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये तो दूर दूर हैं, लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड हैं, इसलिए कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। लेकिन याद रहे, ऑटो ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट दोनों बाइंडिंग आपस में कनेक्ट होती हैं, इसलिए कहा जाता है वहाँ पे कि दोनों बाइंडिंग इलेक्ट्रिक में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, ये मैग्नेटिकली और इंडक्टिवली आपस में कनेक्ट होती हैं। इनके बीच का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, गैप है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से फ्लक्स जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही तो इसको अगर उंगलियों के डायरेक्शन में रखते हैं तो अंगूठा फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फ्लक्स ऊपर जाएगी, ऊपर से नीचे जाएगी। तो फ्लक्स यहाँ पे देखिए लीकेज होता है, प्राइमरी साइड में भी लीकेज होता है, यहाँ से क्या होता है, सेकेंडरी साइड में भी फ्लक्स क्या होता है, लीकेज हो जाता है। ठीक है, दिख रहे हैं ना, फ्लक्स लीकेज, इसलिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का लीकेज ज़्यादा होता है, इसीलिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर का निर्माण किया गया जिसमें लीकेज कम होता है। इसीलिए हमें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से कारण होता क्या है कि इसमें इंसुलेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें लीकेज होता है फ्लक्स का ज़्यादा। ठीक है ना, तो फ्लक्स क्या होते हैं, ज़्यादातर इस गैप में फ्लो हो जाते हैं, जिससे फ्लक्स क्या होता है, लीकेज हो जाते हैं। उस लीकेज को बचाने के लिए हम करते क्या हैं कि जब हम पढ़ाएंगे आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो उसमें हम बताएंगे कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप का डिजाइन कैसे होता है, या संक्षिप्त में आप जानिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कोर टाइप का डिजाइन कैसे होता है। लो वोल्टेज बाइंडिंग जो होती है कोर के पास होती है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग कोर से ऊपर होती है। मतलब हाई और लो, इसमें जो है आधा हाई वोल्टेज बाइंडिंग, फिर आधा लो वोल्टेज बाइंडिंग, दोनों को आपस में, यहाँ भी हाई लो वोल्टेज बाइंडिंग, यहाँ भी हाई लो वोल्टेज बाइंडिंग, दोनों बाइंडिंग एक ही पास कर दी
दिया जाता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग। इसी को हम बोलते हैं सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग ऑफ बाइंडिंग। ऐसा हम करते क्यों है? अब देखिए, इसको हम इसलिए करते हैं कि फ्लक्स बहुत ईजिली एक दूसरे से लिंक कर जाती हैं, हमें इतना दूरी डिस्टेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बना लीजिएगा, यहाँ भी होता है ये चीज़, ठीक है ना। इतना हमको दूरी तय करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे फ्लक्स का लीकेज कम हो जाता है। ऐसे होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। और हमेशा हाई वोल्टेज साइड को ऊपर रखते हैं, लो वोल्टेज साइड को नीचे रखते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमको इस कोर से इस बाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन लगाना पड़ता है। यदि हाई वोल्टेज नीचे रहेगा तो हमें ज़्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ जाएगा, इसलिए लो वोल्टेज बाइंडिंग को नीचे रखते हैं, हाई वोल्टेज बाइंडिंग को ऊपर रखते हैं। और हाई वोल्टेज बाइंडिंग से में करंट कम होता है, इससे अगर हम सप्लाई लेंगे तो स्पार्किंग की संभावना भी बहुत ही कम होती है। इसीलिए हाई वोल्टेज बाइंडिंग को ऊपर रखते हैं, लो वोल्टेज बाइंडिंग को नीचे रखते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया क्या होता है इस सेक्शनलाइजिंग और इंटरलीविंग। अब एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं, इसको बताना तो हमको आगे बताना है आपको। नो लोड टेस्ट और फुल लोड टेस्ट क्या होता है ट्रांसफार्मर में, हमें आगे बताना है। फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स और नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमको बताएंगे तब इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ हम संक्षिप्त में बता देते हैं कि जो ये कोर होता है बेटा ना, कोर को हम एज ए सर्किट डिजाइन करते हैं। जो कोर होता है ट्रांसफार्मर में, हम ये मान के चलते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आपका पैरेलली क्या होता है, आरएल सर्किट होता है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, बाइंडिंग नहीं कोर, इस कोर को हम पैरेलल आरएल सर्किट डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है वो नो लोड करंट होता है, जब इस पर कोई लोड ना हो तब, ठीक है। तो उसकी स्टडी हम आगे करेंगे। देखिए, जब इस पर हम लोड लगा देते हैं तो इसमें करंट आ जाती है, सेकेंडरी करंट आ जाती है, ठीक है ना। सेकेंडरी जब करंट आएगी तो भाई फ्लक्स इससे भी आ जाएगा। जब इससे भी फ्लक्स आएगा तो अब इसका फ्लक्स देखिए, इसका भी तो फ्लक्स आएगा, इसका फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ से ध्यान से देखिए, इसका भी फ्लक्स ऊपर की ओर जा रहा है। दोनों फ्लक्स एक दूसरे से लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है फ्लक्स क्या होंगे, ये डीमैग्नेटाइज होंगे, ठीक है ना। कुछ फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। अब चूंकि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, इसीलिए अब सप्लाई से करंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब करंट का मान बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा भाई, इस जो फ्लक्स डीमैग्नेटाइज हुआ है उसके जगह को फुलफिल करने के लिए, उस फ्लक्स को लाने के लिए, फिर से बढ़ाने के लिए, उस फ्लक्स को वैल्यू को कम ना हो पाए, कांस्टेंट बना रहे, सप्लाई से करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो चूंकि ये जो है फ्लक्स को बैलेंस करने के लिए बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, बैलेंसिंग करंट, जब सेकेंडरी में लोड हो जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर सेकेंडरी में I2 करंट फ्लो हो रहा है तो प्राइमरी में उसको बैलेंस करने के लिए I2 डैश करंट फ्लो होने लगता है। और इसके कोर में, यहाँ देखिए, इसके कोर के अंदर I0 करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए जब हम फुल लोड देते हैं ट्रांसफार्मर में तो जो सप्लाई करंट होता है वो वेक्टर ऑफ I1 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ I2 डैश प्लस वेक्टर ऑफ I0, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है I1। ये आगे हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। अब हम आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर कब स्टेप अप होता है, कब स्टेप डाउन होता है। देखिए, ये जो टर्न होता है ना बेटा, पर टर्न वोल्टेज होता है यहाँ पे, ठीक है। जब सेकेंडरी में हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देंगे तो अधिक वोल्टेज जनरेट होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 100 टर्न है और यहाँ पे मान लीजिए आपका 20 टर्न है, और एक टर्न 2 वोल्टेज को कैरी कर रहा है, तो यहाँ 200 वोल्ट हो गया, यहाँ 40 वोल्ट हो गया। तो ये क्या बन गया, स्टेप डाउन बन गया। जब नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे प्राइमरी के कंपैरिजन में तो यही ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन बन जाएगा। और जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे तो यही ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो एक बार समरी हमको बता देते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने आपको इस लेक्चर में क्या क्या बताया। मैंने आपको इस लेक्चर में बताया ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे वर्क करता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ट्रांसफार्मर में जो कोर होते हैं वो CRGO सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, ठीक है। उसमें सिलिकॉन हम क्यों बनाते हैं, मिलाते हैं, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल हम बताएंगे। इससे ट्रांसफार्मर ये जो कोर होता है थोड़ा भंगूर हो जाता है और इसमें रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसमें संक्षारण, मतलब जिसको जंग कहते हैं, कोरेजन का भी, करोजन रोधी हो जाता है ये, ठीक है। इसमें मैलिएबिलिटी की भी जो भी प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि इसको बहुत हम मैलिएबिलिटी की
प्रॉपर्टीज़ में बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें यूज हो जाती हैं जब सिलिकॉन का हम यूज करते हैं। तो अब देखिए सिलिकॉन का यूज अगर हम लो सिलिकॉन स्टील का हम यूज कर रहे हैं तो इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा होती है बेटा वो 0.5% से 2% का होता है, लो सिलिकॉन स्टील। इसका यूज हम रोटेटिंग मशीन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लो सिलिकॉन स्टील का यूज हम क्या करते हैं, रोटेटिंग मशीन में करते हैं। और हाई सिलिकॉन स्टील का जो हम यूज करते हैं, हाई सिलिकॉन स्टील में जो हम सिलिकॉन का यूज करते हैं वो क्या होता है, 3% से 5% तक आपका सिलिकॉन इसमें यूज होता है, ठीक है ना, सिलिकॉन यूज होता है। अगर 5% से ज़्यादा हम सिलिकॉन इसमें यूज कर देंगे तो होगा क्या, ये भंगूर हो जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए हम इसके रेंज में ही सिलिकॉन यूज करते हैं और बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं जो इसके अंदर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये हाई सिलिकॉन स्टील का यूज हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाई सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज हम ट्रांसफार्मर में करते हैं। लो सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज हम क्या करते हैं, रोटेटिंग मशीन में करते हैं, जबकि इसकी फ्लक्स डेंसिटी इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सारी बातें बात की हैं, मटेरियल की बातें हैं, वो सब हम अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। तो हमने बताया इस सिलिकॉन स्टील का बना होता है CRGO। ये कौन सा हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है जिसमें सिलिकॉन जो है 3% से 5% तक यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज इसमें बढ़ जाते हैं, मैलिएबिलिटी, रेसिस्टिव, कोरोजन के अगेंस्ट रेसिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं, ठीक है। थोड़ी सी भंगुरता आ जाती है, इसीलिए हम सिलिकॉन का यूज करते हैं इसमें। तो ये कारण है सिलिकॉन मिलाने का इसमें, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हमने इसी मटेरियल का ही चयन क्यों किया, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है कि भाई जब हम जब हम H की वैल्यू बढ़ा रहे थे तो भाई फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही थी, बहुत अच्छी बात। जब घटने लगी, ऐसी है तो घटेगी ही, जब घटने लगी तो B को 0 हो जाना चाहिए ना, लेकिन 0 होता नहीं। इसी को अवशेष चुंबकत्व कहते हैं, जो मटेरियल के अंदर छुपा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, वो अपने तो सत्ता में है तो धनी है, नाम है, शोहरत है, बहुत अच्छी बात। लेकिन जब हार जाता है उसके बाद भी नाम शोहरत बना रहता है, भाई क्यों, क्योंकि भाई उसने धनों को चुरा लिया है। तो उसी तरह से ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल है, ये जब तक इसके पास पावर था तब तक तो अपना इफेक्ट दिखा ही रहा था, जब पावर 0 हुआ तब भी दिखा रहा है, इतना प्रॉपर्टी दिखा रहा है, मेरे पास इतना मैग्नेटिक फील्ड अभी भी है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें निगेटिव में इतनी एनर्जी हरास करनी पड़ती है, तभी ये 0 होता है। ये हर साइकिल में इतना पावर लॉस होता है, हर साइकिल में इतनी एनर्जी हमको फालतू में देनी पड़ती है इसको 0 करने के लिए। दैट इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लॉस। जितना पतला बनेगा उतना ही कम हिस्टैरिसीस लॉस होगा, इसलिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ईडी करंट लॉस मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स पूरे कोर में, देखिए ये फ्लक्स क्या होता है, पूरे कोर में चेंज होता है, पूरे कोर में चेंज होगा। तो इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही होगा। जब कोर से भी फ्लक्स लगातार चेंज होंगे तो कोर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी को कोर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो उस ईएमएफ के कारण जो इसमें करंट फ्लो होगी ना, वो क्या होती है, गोल चक्राकार करंट फ्लो होती है, गोल चक्राकार करंट फ्लो होती है, पूरे कोर में फ्लो होने लगती है। इसीलिए हम करते क्या है ना, पूरे कोर में भी फ्लो होने लगती है, जबकि हमको नहीं चाहिए चक्राकार करंट। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, पतले पतले पत्तियों में काट करके विद्युत बंधनी से लेपित करके फिर उसको हम पंचिंग कर देते हैं, ठीक है। आपको अगर हमारी बातें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से वीडियो लगातार लाते रहेंगे, ठीक है। और पूरे सब्जेक्ट वीडियो आपको मिलेंगे, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन सब वीडियो आपको मिलेंगे। फिर आगे जैसे हमारा अरेंजमेंट हो जाता है तो जब हम ब्रॉडबैंड वगैरह का अरेंजमेंट कर लेंगे तो हम बहुत सारे वीडियो एक साथ अपलोड करेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करिए, अपने भाई को, अपने दोस्त को, लोगों के पास इस चैनल को भेजिए। फिर आप देखिए, फिर इसका आपको बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।